हम मरेंगे तो हमारा नाइट्रोजन वापस से मिट्टी में जाएगा। तो हमने पूरा कल देखा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब हम लोग ध्यान से देखें कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर में मैक्सिमम नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर में अगर देखिएगा ना, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट देखिएगा, तो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78.8% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन तो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.04% है। जो एटमॉस्फेयर है उनके अंदर में, जिसे आप एयर कहते हो, हाँ, जहां आप सांस ले रहे हो, वहां मैक्सिमम जो है वो N2 है। इस N2 को आप बच्चा, आप इस N2 को तोड़ नहीं सकते, इस N2 को आप यूज नहीं कर सकते। सर क्यों? कभी यूज किया है? आप ऑक्सीजन नाम की गैस को ले लेते हो, क्या कभी आपने N2 को ब्रेक करने की कोशिश की? आपसे ब्रेक नहीं हो पाएगा, आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है आपके लिए यूज का नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। बोले ठीक है। अब बारी आती है भाई प्लांट, क्या तुम इस N2 को पकड़ सकते हो? प्लांट स्टोमाटा है, स्टोमाटा से CO2 लेता है, स्टोमाटा से O2 लेता है। क्या प्लांट आप N2 को तोड़ सकते हो? N ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हो? प्लांट बोलेगा नो। प्लांट बोलेगा नो। आप यानी आप किसके अंदर में आते हो? एनिमल्स के अंदर में। एनिमल्स भी बोलेगा नहीं, मेरे बस की बात में N2 को तोड़ने की बस की बात नहीं है। मैं इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, उसे मैं नहीं तोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा है। फंजाई, क्या फंगस आप तोड़ सकते हो? फंजाई आप N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हो? आंसर इज नो। फंजाई भी इस N2 को तोड़ नहीं सकता। तो फिर यूज होगा कैसे? इस ट्रिपल बॉन्ड को केवल और केवल तोड़ सकते हैं केवल और केवल फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा, यानी कि केवल और केवल कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तोड़ सकते हैं। याद रखना, सारे प्रोकैरियोटिक नहीं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक हमने किंगडम बनाया है जिसका नाम है मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और उसको तोड़ करके अमोनिया बना सकते हैं। N2 को तोड़ेंगे और तोड़ करके उसे कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने तोड़ा भाई? N2 को किसने तोड़ा? तो आंसर इज द केवल और केवल अमोनिया बनाने की कैपेसिटी अर्थ पे केवल और केवल कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास है। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी मोनेरा किंगडम के मेंबर N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और अमोनिया बना सकते हैं। इसी को आप कहते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो किसने किया? लिविंग ने किया, नॉन लिविंग ने किया? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग ने किया, इसलिए एनसीईआरटी कहेगी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू N2 को पकड़िए और अमोनिया बनाइए। हाँ, तो इसलिए हमारे लिए ये बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसे मोनेरा किंगडम कहते हो, हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कर सकते भाई? हम इतने कॉम्प्लेक्स, हम अपने आप को इतना महान मानते हो, क्या तुम N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हो? नो। प्लांट वो नहीं तोड़ सकता। तो एक सिंपल सा बैक्टीरिया जो आपको दिखता भी नहीं है नेकेड आई से, वो इस N2 नाम के गैस को पकड़ सकता है और उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में स्पेस
स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, जिसके हेल्प से वो N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, हमारे अंदर नहीं है इसलिए हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए आपसे पूछा जाता है हमारे लिए बैक्टीरिया बेनिफिशियल है क्या? बैक्टीरिया तो केवल बीमारी कॉज करता है, ऐसा नहीं। बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इनके अंदर ताकत है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की, और ये मिट्टी के अंदर में वो नाइट्रोजन इंजर्ट कर देंगे, वहां से प्लांट में जाएगा, प्लांट को बेनिफिट मिलेगा, प्लांट से एनिमल के अंदर जाएगा। तो समझिए हमारे अंदर जो भी नाइट्रोजन है, हमारे अंदर में जो भी नाइट्रोजन है, ये सारे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को हम लोग कहां से पूरा करते हैं? प्लांट से। और प्लांट कहां से लाता है? मिट्टी से। मिट्टी में किसने लाया? केवल और केवल बैक्टीरिया ने ना। कहां से लाया? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। तो कैसे करता है, कौन करता है? तो ध्यान से सुनिए। तो जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसे कहते हैं एजोट्रॉफ। एजोट्रॉफ जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, एटमॉस्फेयर से N2 को पकड़ेगा और अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, इसे कहेंगे एजोट्रॉफ। कौन है? तो आंसर सिंपल सा है, ओनली फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकते हैं, फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन बनेगा क्या सभी कर सकते हैं? आंसर बोलिएगा नहीं, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी है जो N2 को पकड़ेंगे और अमोनिया बनाएंगे। तो आप बोलोगे इस प्रोकैरियोटिक में कौन होता है? हाँ, तो बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक के लिए आपने एक किंगडम बना दिया है, मोनेरा किंगडम। उसी के जो मेंबर है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो वो दो तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के ना। मोनेरा किंगडम के एक तो हो गया नॉर्मल बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नॉर्मल बैक्टीरिया। और एक होगा जिसे आप कहते हो एडवांस बैक्टीरिया है, जिसे आप कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे आप कहते हो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो केवल अर्थ पे इन्हीं के अंदर ताकत है जिससे वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो केवल दो ही है। हाँ, वो किस किंगडम के अंदर आते हैं? तो आंसर करके आइएगा मोनेरा किंगडम। नेचर वाइज कैसे? ट्रू न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस? तो मोनेरा किंगडम में कैसे लोग होते? प्रोकैरियोटिक होते। क्या सभी प्रोकैरियोटिक करते हैं? आंसर नो, केवल फ्यू। अब पूछा जाएगा कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा ब्लू ग्रीन है? एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो उसके डिटेल में अब जाए, हम अब उसके डिटेल में जा रहे। बहुत सारे नाम आएंगे, सबको मालूम है। राइजोबियम होता है, एनाबेना होता है, एजेटोबैक्टर होते हैं, रोडोस्पाइरुलम होता है, कई सारे नाम होते हैं। तो हमें उसे चार्ट वाइज, स्टेप वाइज सभी को सीखना है। तो हमने क्या किया, एक चार्ट बना दिया। हमने क्या किया, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करेगा यहां पर मैंने लिख दिया उस बैक्टीरिया के नाम, कि कौन कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हमने लिखने की कोशिश की। ठीक है? तो बैक्टीरिया दो तरह के हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। एक जो होगा वो मिट्टी में अकेले रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, इसे हम लोग कहेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो मिट्टी में अकेले किसी के साथ मिलकर के नहीं कर रहा, किसी प्लांट के हेल्प से नहीं कर रहा। या इसी को कह सकते हो एसिम्बायोटिक, वो किसी के साथ मिल करके एसोसिएशन में नहीं करेगा। तो एसिम्बायोटिक अकेले कर रहा है भाई, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और दूसरा आप सभी को आता है, वो प्लांट के हेल्प से करे,
प्लांट में चला जाए, प्लांट रहने के लिए दे दे, खाने के लिए दे दे, और वहां बैठ करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करे। तो कुछ बैक्टीरिया प्लांट के साथ मिल करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पसंद करेंगे, तो उसे सिंपल भाषा में सिम्बायोटिक कहते हैं। उसे सिंपल भाषा में आप क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है। अब सेकंड आएगा कि फ्री लिविंग तो है, अकेले रहना फ्री लिविंग, लेकिन अगर वो फ्री लिविंग है और वो रिस्पिरेशन कैसा करता है, ध्यान से सुनना, अगर वो फ्री लिविंग है, अकेला रह रहा है, लेकिन नेचर वाइज अगर वो एरोबिक है, नेचर वाइज क्या है? एरोबिक है, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, पूछा जाएगा ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फ्री लिविंग है और रिस्पिरेशन एरोबिक वाला करता है, उसके नाम बताइए। सेकंड, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फ्री लिविंग तो है लेकिन वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में रहना पसंद करता है। तो आपकी एनसीईआरटी में दोनों के नाम गिवन है और आपको याद भी करना है। फ्री लिविंग, एनएरोबिक, फ्री लिविंग, एरोबिक, तो आपको याद करना है भाई। तो कैसे याद करें? तो अगर थोड़ा बहुत तुम लोगों को आईपीएल समझ में आता है, क्रिकेट समझ में अगर आता है, तो ये चीजें याद हो जाएगी, ये चीजें आसानी से याद हो जाएगी। बोले ठीक है। आईपीएल के मैच में एक टीम है जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी। अगर ये याद है तो आपको एनारोबिक तीनों याद हो जाएंगे, आर सी बी। अगर ये आपको याद है आर सी और बी, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, तीनों याद हो जाएंगे। एरोबिक कौन है? तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसका नाम है ए बी डिविलियर्स, ए और बी, ए बी डिविलियर्स। जिसको नहीं आता क्रिकेट, ए बी याद रखो, ए बी सी डी तो याद है ना? हाँ, ए के बाद बी आता है। देखिए, अब एनसीईआरटी को देखने की कोशिश करेंगे तो एरोबिक में ए और बी का जो एग्जाम्पल है वो है आपका A4 है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। A4 हो गया एजोटोबैक्टर। देखो बहुत बार वर्ड आएगा एजो एजो, मैंने बोला भी था नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को एजोट्रॉफ कहते, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस को एजोट्रॉफ कहते, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करेगा उसे एजोट्रॉफ कहेंगे और उस प्रोसेस को एजोट्रॉफी कहेंगे, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस एजोट्रॉफी, और जो करेगा उसे एजोट्रॉफ कहेंगे। ठीक है, इसलिए एजो वर्ड बड़ा कॉमन है। तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा एजोटोबैक्टर और बी फॉर मिलेगा बीजरनिकिया। आंसर देखिएगा, एनसीईआरटी में बीजरनिकिया नाम मिलेगा। तो ये आपने क्लास 11th में भी केवल नहीं, क्लास 12th में भी नाम पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो आपको दो वर्ड आने वाले, एक का नाम एजोटोबैक्टर, एक का नाम बीजरनिकिया, दो गए। अब आ गया एनारोबिक, जो अकेले किसी के साथ जुड़ा नहीं, किसी प्लांट के एसोसिएशन में नहीं, अकेले, और अकेले रह करके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, लेकिन रेस्पिरेशन कैसा कैसा करना पसंद करता है? एनारोबिक। तो वो है आपका रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। तो ये याद रखना है, क्या नाम है इसका? रोडोस्पाइरिलम। सी का मतलब है क्लॉस्ट्रीडियम, C4 क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, और B4 बैसिलस। अगर आपने एनसीईआरटी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा तो आपको ये तीन नाम दिखेंगे, RCB, जिसे मैंने बोल दिया रोडोस्पाइरिलम, C क्लॉस्ट्रीडियम और B बैसिलस, B बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलम। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, नीट के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी है और क्लास 12th में भी है। तो दो चीज, एक ही कॉन्सेप्ट अगर दो बार हो तो क्वेश्चन बड़ा आने के चांसेस बनते हैं। तुम हमेशा देखोगे, ऐसा कोई साल नहीं है
जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन ना आया हो। इस साल भी आया है, इस साल थोड़े से डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। RCB, रोडोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस। और एनारोबिक में याद रखना है आपको AB डिविलियर्स, AB, एजोटोबैक्टर, बीजर्नेकिया। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व है। अब हम लोग आ जाए, क्या सर बैक्टीरिया प्लांट के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता? राइजोबियम में यही होता है, राइजोबियम के केस में यही होता है कि बैक्टीरिया आता है, प्लांट के अंदर चला जाएगा, प्लांट रहने की जगह देगा, प्लांट खाना देगा, और बैक्टीरिया प्लांट के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो नाम है बच्चा सिम्बायोटिक, नाम है बच्चा सिम्बायोटिक। बोले ठीक है। सिम्बायोटिक में कौन है? तो एनसीईआरटी देखेंगे दो तरह के सिम्बायोटिक, दो तरह के। कुछ बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट के अंदर चले जाएंगे और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। लेग्यूम मतलब दाल बनाने वाली, भाई मटर, चना, ये सब, सोयाबीन। उस प्लांट के अंदर में बैक्टीरिया जाएगा, वहां रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। सबको मालूम है लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम। एक चीज याद रखिएगा, राइजोबियम अगर अकेले रहे, अकेले सिंगल मिट्टी में अकेले, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। अगर वो अकेले है, फ्री लिविंग है, तो उसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो। लेकिन वो प्लांट के अंदर चला जाए, दोनों मिल जाए, सिम्बायोटिक रिलेशन में आ जाए, तब दोनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, तब दोनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। तो याद रखिएगा, राइजोबियम अकेले नहीं कर सकता, लेकिन प्लांट में जब इंटर करेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जो लेग्यूम नहीं है, पल्सेस वाले नहीं है, दाल वाले नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कैसे? कुछ प्लांट है जो नॉन लेग्यूम है, वो दलहन नहीं है, दाल बनाने वाली नहीं है, नॉन लेग्यूम प्लांट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के व्यू से। नॉन लेग्यूम के आपको एग्जाम्पल आने चाहिए। आपको नॉन लेग्यूम प्लांट का पहले तो एग्जाम्पल आना चाहिए। लेग्यूम तो समझ में आ रहा है, सोयाबीन वाले हो गए, बीन्स वाला हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे नाम लिखा है, हमें दाल, चना, ये सब तो याद है ना, चना, मटर, सोयाबीन, ये सब तो याद है, वो लेग्यूम हो गए। सर नॉन लेग्यूम प्लांट तो हमें आता ही नहीं, कोई हमने नाम ही नहीं सुना है। सर नॉन लेग्यूम प्लांट तो हमने नाम ही नहीं सुना है। नहीं, आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी देखिए, जहां एनसीईआरटी ने नाइट्रोजन साइकिल बनाया है, उसके दूसरे पेज पे जाइए और ढूंढिए नॉन लेग्यूम का एग्जाम्पल। लेग्यूम के तो बहुत सारे दे रखे हैं और सभी बच्चों को याद भी होता है। नॉन लेग्यूम का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, जिसका नाम है अल्नस। याद रखिएगा, क्या नाम दे रखा है? अल्नस। एनसीईआरटी में नॉन लेग्यूम का एक ही एग्जाम्पल दिया है, अल्नस। लेग्यूम के तो बहुत सारे, लेग्यूम के तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉन लेग्यूम किसी को याद ही नहीं रहता, क्वेश्चन बना दिया जाता है अल्नस। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक है। इसके अलावा एक प्लांट है जिसका नाम है कैजुराइना। ठीक है, इसके अलावा एक प्लांट है जिसका नाम है मिरिका ना। इसके अलावा प्लांट है जिंको। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में बस एक ही नाम है, आपके एनसीईआरटी में बस एक नाम है, जिसका नाम है अल्नस, जो दाल वाली नहीं, दलहन वाली नहीं है, नॉन लेग्यूम है, एनसीईआरटी में अल्नस है। लेकिन मैंने बोल दिया कि आपके नीट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन पे भी क्वेश्चन एग्जाम्पल फ्रेम किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कैजुरीना, मिरिका, जिंको। अब तुम बोलोगे सर नॉन लेग्यूम प्लांट है तो उसमें भी राइजोबियम करेगा क्या? नहीं, लेग्यूम प्लांट के अंदर में राइजोबियम के हेल्प से होगा, नॉन लेग्यूम प्लांट में भी राइजोबियम थोड़ी ना करेगा। वहां पास एक स्पेशल बैक्टीरिया आएगा, जहां पास लिखा है एनसीईआरटी में फ्रैंकिया,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है फ्रैंकिया, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फिलामेंटस मतलब सेल के ऊपर सेल होते हैं, फिलामेंटस उसे कहते हैं। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया जिसका नाम है फ्रैंकिया, उसके हेल्प से नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सिम्बायोटिक है, दोनों के मिलने से होगा। राइजोबियम करेगा कहां? लेग्यूम प्लांट में, दाल बनाने वाले प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया है जो किसी प्लांट के हेल्प लिए बिना हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, तो उसे एसिम्बायोटिक कहेंगे। किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं गए, एसिम्बायोटिक। या उसी को सिंपल लैंग्वेज में फ्री लिविंग कह सकते हो, उसी को फ्री लिविंग कह सकते हो। तो जो फ्री लिविंग है, एसिम्बायोटिक है, नेचर वाइज कैसे भाई? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा है या एब्सेंस में जिंदा है? क्या चाहिए उसे लाइफ को चलाने के लिए? एरोबिक है या एनेरोबिक है? तो एरोबिक है, उसके दो एग्जांपल है, एजोटोबैक्टर, बीजर ने किया। एनेरोबिक है तो उसका ये एग्जांपल है आरसीबी, रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रिडियम एंड बैसिलस। तो ये एग्जांपल आपको 100% एनसीईआरटी से याद होनी चाहिए। कि लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल कौन है? सोयाबीन है, बीन्स है, ब्रॉड बीन्स है, अल्फा अल्फा है, बहुत सारे एनसीईआरटी में गिवन है। और नॉन लेग्यूम का एक ही एग्जांपल गिवन, नॉन लेग्यूम का एक ही एग्जांपल गिवन है जिसका नाम है अल्नस। याद रखिएगा, प्लांट का नाम क्या है? अल्नस। लेकिन एग्जाम में कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे कैजुराइना, जैसे मिरिका, जैसे जिंकगो। वहां कौन बैक्टीरिया करेगा? तो हर जगह राइजोबियम नहीं करेगा, हर जगह राइजोबियम नहीं करेगा, वहां पास करेगा फ्रैंकिया, वहां पास करेगा फ्रैंकिया। ठीक है। अब रीति बोल रही है सर एनाबेना, तो मेरा टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक बैक्टीरिया है, एनाबेना साइनोबैक्टीरिया। उसका पूरा का पूरा जो टेबल होगा, चार्ट बनेगा, वो अगले वाले में बनेगा। ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। एनाबेना नॉस्टॉक तो सबको याद है, वो तो साइनोबैक्टीरिया, वो तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। अभी हम लोग नॉर्मल बैक्टीरिया की बात कर ले, इसके बाद में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का भी टेबल बनाएंगे। उसमें एनाबेना पे बात करेंगे, नॉस्टॉक पे बात करेंगे, ऑसिलेटोरिया पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल केवल हमने बैक्टीरिया पे बात की। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो फटाफट जाइए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो फटाफट जाइए और एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में देखिए। हाँ, अगर आपके पास पेज नंबर अवेलेबल है 202, अगर आपने एनसीईआरटी रखा है अपने पास में पेज नंबर 202, तो आपको सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। चलो फटाफट जाओ और ढूंढ करके बताओ मुझे, एनसीईआरटी में जाओ और सबसे पहले अंडरलाइन करो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। सबसे पहले जाइए पेज नंबर 202 में और एनसीईआरटी में ढूंढो पेज नंबर 202 में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल, और जिसे मिल गया फटाफट हैंड रेज करो। चलो जिसे मिल गया फटाफट हैंड रेज करो। किसे किसे अल्नस नाम मिला? ठीक है, अल्नस मिल गया। वहां देखो, अल्नस नॉन लेग्यूम प्लांट है, उसके साथ में एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ढूंढो ढूंढो उस फिलामेंटस बैक्टीरिया का नाम, जिसका नाम आपको दे रखा होगा फ्रैंकिया। चलो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रैंकिया मिल गया? किसे किसे फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रैंकिया मिल गया? ठीक है। चलो थर्ड ढूंढो, वहां ढूंढो लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल, वहां ढूंढो लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल। बहुत सारे दे रखे होंगे, सोयाबीन होगा, लेंटिल्स होंगे, अल्फा अल्फा होगा। हाँ, बहुत सारे जो नाम है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है, वो एग्जाम्पल याद रखना है।
ठीक है, तो आई थिंक उसे अंडरलाइन कीजिए, उसे अंडरलाइन कीजिए, जो भी वहां पर बैक्टीरिया के नाम गिवन है। कर लोगे? चलो अब ढूंढिए, कहीं पर आपको मिला एरोबिक बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर और बीजरनेकिया। क्या आपको एजोटोबैक्टर और बीजरनेकिया दिखता है? मिला? आपको पेज नंबर 202 पे ये सारे एग्जांपल्स मिलने चाहिए ना, एरोबिक वाले, एजोटोबैक्टर, बीजरनेकिया। और ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ये आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी मिलेगा, केवल 11th में नहीं मिलेगा। जब आप क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलेंगे और चैप्टर का नाम आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर का नाम आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां भी आपको ये बैक्टीरिया का नाम आएगा एजिटोबैक्टर, बीजरनेकिया, वहां भी ये एग्जांपल मिलेंगे। चलो ठीक है, तो बाकी एग्जांपल आप एनारोबिक का भी कर लेंगे। तो चलिए, तो रोडोस्पाइरिलम बैसिलस दे रखा है, तो आपको याद रखना है। अब आप देखिए, अब आप देखिए कि कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक, तो ध्यान से, तो अभी तुम लोगों ने बात किया था कि बार बार एक का नाम सुनते हो, हमेशा एक नाम सुनते हो, एनाबेना, नोस्टॉक, उसी पे बात कर रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन और साइनोबैक्टीरिया भी दो तरह के, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी फ्री लिविंग है, अकेले रहना पसंद करते हैं, फ्री लिविंग है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी अकेले रहना पसंद करते हैं, फ्री लिविंग है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, सेम कहानी। और कुछ फ्री लिविंग जो है वो प्लांट के साथ रहना पसंद करेंगे, तब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो उसे हम सिम्बायोटिक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक कहेंगे। तो कुछ फ्री लिविंग और कुछ सिम्बायोटिक, दो तरह के। अब एक चीज याद रखना, फ्री लिविंग लिख दीजिए एनाबेना, नाम सुना है ना, ये क्लास 11th में भी है 2 बार और क्लास 12th में भी है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनाबेना आएगा, नाम आएगा नोस्टॉक, नाम आएगा, ठीक है। और क्लास 12th में आप पढ़िएगा तो एक नाम आएगा ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। और एक और नाम, क्योंकि नीट के पेपर में पहले पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसका एक और नाम आएगा सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम। ऊपर वाले जो दो नाम है ये तो कॉमन है, एनाबेना, नोस्टॉक, ये तो क्लास 9th में ही दे रखा होता है, ये तो सभी बच्चों को याद है, एनाबेना, नोस्टॉक, ये तो सभी बच्चों को याद है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और नाम याद रखिए, ओलोजीरा, ओलोजीरा, ये सभी के सभी फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओलोजीरा को माना जाता है, जीरा नाम याद रखना, जीरा, ओलोजीरा से, जीरा से याद रख लो, इसे माना जाता है ये राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में, ठीक ना, ये राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो सिलेंड्रोस्पर्मम को बोला जाता है ये मेनली आपके शुगर केन और मेज में, शुगर केन और मेज के फील्ड में से डाल दीजिए, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, शुगर केन की जरूरत नहीं है, अकेले मिट्टी में, अकेले वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, मिट्टी में डाल देगा, जिसे शुगर केन और मेज फील्ड में फायदा हो जाएगा। देखो पहले नाम में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, फ्री लिविंग है, नाम में लिखा है फ्री लिविंग, किसी के साथ मिलके नहीं करता, लेकिन वहां जहां पर खेती होती है शुगर केन मेज की, वहां पास जनरली से ग्रो कराया जाता है, उस फील्ड में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसे ग्रो कराते हैं, ठीक है।
अब सिम्बायोटिक कौन होगा? तो एनाबेना एंड नॉस्टॉक जो है वो फ्री लिविंग के साथ साथ, एनाबेना और जो नॉस्टॉक है वो फ्री लिविंग तो ही है, साथ साथ एनाबेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सिम्बायोटिक भी है। वो ये मैं नहीं कहता, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। एनाबेना और नॉस्टॉक फ्री लिविंग अकेले भी कर सकते हैं और ये भाई किसी के साथ मिलके भी कर सकता है। ये दोनों तरह से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते ना। तो सर कहां करता है ये, आपको मैं बताऊंगा। अब पढ़िएगा, अब पढ़िएगा। एक एजोला नाम का फन प्लांट होता है, फन हम लोग टेरिडोफाइट के मेंबर को कहते हैं। एक एजोला नाम का प्लांट होता है, इसके लीफ में, उसके लीफ में एनाबेना एसोसिएट हो जाता है और वहां ढेर सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। तो याद रखिएगा, एजोला के लीफ में एनाबेना का एसोसिएशन होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन ना। और जिससे कि जो पैडी फील्ड है, जहां धान गेहूं आप ग्रो कराते हैं, वहां आप पैदावार को बहुत लार्ज स्केल में बढ़ा सकते हो। पैडी फील्ड, धान गेहूं जहां होते, वहां पर आप पैदावार को बढ़ा सकते हो। क्यों? पैदावार को बढ़ाना है, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी में जनरली नाइट्रोजन की कमी होती है। जो मिट्टी होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती। तो हमने क्या किया, वहां पास पानी में एक प्लांट ग्रो कर रहा है, क्या नाम है, एजोला नाम का प्लांट है। उस प्लांट के अंदर में जो लीफ है उसमें बैक्टीरिया के बैठ गया, कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के बैठ गया। और वो क्या कर रहा है, दोनों मिल करके खूब सारा नाइट्रोजन फिक्स किया, N2 को पकड़ा अमोनिया बनाया, N2 को पकड़ा अमोनिया बनाया। और जब ये प्लांट मरेगा, ये जब प्लांट मरेंगे तो मरने के बाद ये सारे नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में जो फर्टिलिटी है बढ़ जाएगी। अब जब आप वहां पर राइस वीट ग्रो करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर फर्टिलिटी बढ़ चुकी है, मिट्टी में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो पैदावार भी अच्छा होगा। तो इसीलिए आप कहते तो हो इसे, इन लोगों को क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। आप इसी को तो कहते हो कि किसान लोग ना प्लांट को ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर में क्या डालता है, केमिकल डालता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो किसान लोग बोरी में भर के यूरिया डाल देता है, यूरिया डाल देता है, यूरिया डाल देता है। वो केमिकल है तो इसलिए नाम होता है केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन उसे मिट्टी खराब हो जाती है, प्लांट को नुकसान होता है, प्लांट का पैदावार तो बढ़ गया लेकिन वो जो फूड बना उसकी क्वालिटी खराब होती है। इसलिए किसान को बोला जाता है कि आप केमिकल का कम से कम यूज करो, केमिकल कम से कम यूज करो, आप यूरिया मत डालो। तो किसान बोलेगा फिर पैदावार बढ़ेगा कैसे, तो उसके जगह पे आप यूज करो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऐसी खेती जहां पास आप फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करते हो, इसी को आप कहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। जहां पास आप केमिकल कम से कम यूज करो ना, बहुत कम यूज करो या तो ना के बराबर यूज करो या मजबूरी में कुछ अमाउंट में यूज कर सकते हो, तो ऐसी खेती को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया में बढ़ेगा तो ये बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जाएगा। तो ये एनाबेना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बैक्टीरिया राइजोबियम वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, तो ठीक है। अब देखिए क्या एनाबेना यहां करता है, नहीं, एक जिम्नोस्पर्म है ना, एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है साइकस। एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है साइकस, एक जिम्नोस्पर्म है जहां प्लांट की किंगडम नाम का टॉपिक गिवन है। एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में देख लो, साथ में प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जाइए अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि अब सभी के पास हो जाना चाहिए, काफी दिनों से मैं बोल रहा हूं। तो वहां पेज नंबर 38, अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो पेज नंबर 38 पे एक टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। पेज नंबर 38 पे एक टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। वहां ढूंढोगे तो वहां पर एक जिम्नोस्पर्म का
एक मेंबर मिलेगा जिसका नाम होगा साइकस। और साइकस के अंदर में अगर आप जाएंगे तो लिखा होगा एनसीईआरटी में, साइकस के अंदर में कुछ स्पेशल रूट होते हैं जिसका नाम होता है कोरालॉइड रूट। अगर पेज नंबर 38 को आप थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करोगे तो जिम्नोस्पर्म टॉपिक के अंदर एक प्लांट आएगा साइकस, और साइकस के अंदर स्पेशल रूट बनते कोरालॉइड रूट। और एनसीईआरटी कहता है इस कोरालॉइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। नाम नहीं यूज किया है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया है यही बच्चा एनाबेना है। यही क्या है, एनाबेना की बात कर रहे हैं। एनाबेना इसी कोरालॉइड रूट में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हालांकि एनसीईआरटी ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की जो बातें कर रहे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात कर रहे, वो एनाबेना के बारे में बात चल रही। तो दो जगह याद रखिएगा, एक यही प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म के ऊपर आएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के मेंबर को फर्न्स कहते हैं। फर्न्स, FERNS। तो एक फर्न्स है एजोला। क्या नाम है, एजोला। हालांकि एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है एजोला का। ये पानी में रहता है और उसके साथ में कौन रहेगा, आपका रहेगा एनाबेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में दोनों मिलकर के परफॉर्म करेंगे। तो ये दो बड़ा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपको सिम्बायोटिक पढ़ने के लिए, एक साइकस का रूट और एक एजोला का लीफ। याद रखिएगा। नॉस्टॉक भी करता है, नॉस्टॉक भी कुछ एंजियोस्पर्म के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो याद रखना है बस कि एनाबेना और नॉस्टॉक दोनों प्लांट के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन मिलके कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं। आगे जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी वर्ड यूज करेगी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, उनके अंदर स्पेशल सेल है। आई थिंक सभी को याद भी होगा, इसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। इसका नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेगी। उनके अंदर स्पेशल सेल होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, इसे क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी के हिसाब से। और एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में ए पे फोकस करो। ए फॉर क्या होता है, एल्गी। यानी कि मोनेरा किंगडम के अंदर एक ग्रुप है जिसे मैंने कहा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके जितने मेंबर होंगे उनके अंदर में एल्गी वाला फीचर होगा। यानी वो सभी के सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सभी के सभी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कोई भी हेट्रोट्रॉफ नहीं होगा। सभी के सभी पिगमेंट रखेंगे, तभी तो नाम है ब्लू ग्रीन। क्यों है भाई कलरफुल, क्योंकि पिगमेंट है, और पिगमेंट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये सभी के सभी फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ मेंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे। तो देखिए जैसे एनाबेना, एनाबेना CO2 फिक्सेशन भी कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। CO2 फिक्सेशन मतलब क्या, CO2 को पकड़ना, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। और साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है। तो थोड़ा सा वर्ड पे फोकस करो। मोनेरा किंगडम के अंदर में एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ये एडवांस्ड है, इसे एडवांस कहा गया क्योंकि इसके फीचर एल्गी से मैच करते। क्या मैच करते हैं भाई, ये कलरफुल है, इनके अंदर पिगमेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे यानी CO2 का फिक्सेशन करेंगे। और इसके कुछ मेंबर जैसे एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे। तो CO2 फिक्सर भी है और N2 फिक्सर भी है।
तो ये चीज याद रखिएगा। तो चलो मेरे में से अब क्लियर है, दिमाग में नाइट्रोजन फिक्सेशन से ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो मेरे में से अब क्लियरिटी के साथ बनना चाहिए, सारे चीज सॉल्व हो जाएंगे। चलो किसे किसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के सारे ऑर्गेनिज्म विथ कॉन्सेप्ट याद हो गए? इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में तुम रट्टा मारे हो और याद हो गया, ऐसा नहीं होता। एक बार दो बार पढ़ेंगे ईमानदारी से तो हो जाएगा। तो चलो फटाफट किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट हैंड रेज करो भाई। ठीक है, कर लोगे? चलो तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे पूछ लेता हूं। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। एनसीईआरटी आपके पास है, एनसीईआरटी का हेल्प लो, या ऐसे अगर याद है तो बताओ। ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना था जो नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो मैंने बोला था वो फिलामेंटस बैक्टीरिया है जिसका नाम फ्रैंकिया है। गिव मी द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, गिव मी द एग्जांपल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। चलो ये तो याद होगा। गिव मी द एग्जांपल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, उसका नाम अल्नस है। उसका क्या नाम है? अल्नस। चलो ठीक है, अब मुझे बताइए एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो एरोबिक कंडीशन में, ए अनुभव पीस कहां से आ गया तो लेग्यूम प्लांट मैं पूछूंगा तब तो, अभी तो मैंने नॉन लेग्यूम पूछा तो उसमें अल्नस होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछता गिव मी द एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो आप देते सोयाबीन, पीस, हाँ, ग्राम, ठीक है, अल्फा अल्फा, तब आप आंसर देना था, बीन्स तब नाम देना था। चलो ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फ्री लिविंग कंडीशन में एरोबिक नेचर है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तीन चीज, नाइट्रोजन फिक्सिंग होना चाहिए, नेचर वाइज नॉन सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक होना चाहिए, अकेले होना चाहिए, और वो एरोबिक नेचर का होना चाहिए। वैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो चलो फटाफट, बहुत आसान सा है, अभी तुम्हें बताया भी था, तो ये याद भी रखना है, क्लास 11th में भी था, क्लास 12th में भी था, तो याद है। उसका नाम है एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया, एजोटोबैक्टर एंड बीजरनिकिया। चलो याद हो गया। चलो ठीक है, केवल कोडवर्ड बताना, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है फ्री लिविंग फॉर्म में, अकेले रह करके, और नेचर वाइज वो एनएरोबिक है, नेचर वाइज वो एनएरोबिक है, नेचर वाइज वो एनएरोबिक है। ए सिमरन, मैंने बैक्टीरिया का नाम बोला तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्यों जाते हो भाई? ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पूछा, मैंने बैक्टीरिया का नाम पूछा जो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। लेकिन जब रेस्पिरेशन के व्यू से देखोगे तो वो दिखेगा एनएरोबिक। ठीक है, अरे आरसीबी भाई, वाह, अरे भाई मैंने यही पूछा ना, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फ्री लिविंग है और एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। आरसीबी, जो फ्री लिविंग में करेगा एरोबिक कंडीशन में, ए बी एजेटोबैक्टर बिजर नहीं किया। सिम्बायोटिक करेगा तो लेग्यूम प्लांट के साथ राइजोबियम, सिम्बायोटिक करेगा नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ फ्रैंकिया। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सीरियसली पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन बनाइए, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ लिया पूरा, भूल गए,
तो इसलिए अब पढ़िए, तुरंत क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए क्वेश्चंस बनाइए, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन कैसे फिक्स करेगा। ध्यान से, अब क्वेश्चन ये है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है भाई, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेगा। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, दिस इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। ऐसा क्या है इसके अंदर में जिससे ये N2 को पकड़े और अमोनिया बना दे। तो बोलेगा सर इसके अंदर में एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम सर नाइट्रोजिनेज है। इस एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज ना, जिससे वो N2 को पकड़ेगा और अमोनिया बना देगा। लेकिन ये अकेले नहीं कर सकता, ये अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए जरूरी है कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जाए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जाए, प्लांट के अंदर जाए और प्लांट के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करे। इसलिए हमें इस पूरे एसोसिएशन को डिटेल से पढ़ना है। दोनों का एसोसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों मिल करके कैसे कर सकते हैं भाई। अकेले वाला तो समझ में आता है, मिल करके क्या होता है, जिसे आप सिम्बायोटिक कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए मैंने प्लांट, प्लांट का ये रूट है, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ठीक है, मैंने इसे कट किया। एनाटॉमिकल सेक्शन यानी कट करके देखना है, रूट को कट कीजिए, उस कट सेक्शन को, इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं, कट वाले पोर्शन को देखिए। और फिर हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे यहां राइजोबियम बैक्टीरिया इंटर कर गया और वहां कुछ नोड्यूल्स बनेंगे। क्या बोलेगा एनसीईआरटी, नोड्यूल्स बनेगा, और इस नोड्यूल में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो एनसीईआरटी में 4 फिगर दिए, नोड्यूल बनाने के 4 फिगर बताए गए, तो हमें स्टेप वाइज ये चारों फिगर पढ़ने। अगर एनसीईआरटी देखिए, मेरे पास भी एनसीईआरटी है, आपके पास भी एनसीईआरटी है, तो आराम से टाइम लीजिए और पेज नंबर 203 को देखिए, पेज नंबर 203, 203 पेज नंबर को देखिए, तो आपको वहां पास नोड्यूल्स बनने की पूरी कहानी को डिटेल से समझाया गया है। देखते हैं कैसे होगा। तो चीजें को हम लोग समझे, पहले चीजों को समझिए, फिगर को अच्छे से समझिएगा। पहले बोलता है एनसीईआरटी के देखो भाई, ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस है, रूट का सबसे बाहर का कवरिंग इपिडर्मिस कहलाता है। बोले ठीक है, इसी इपिडर्मिस के कुछ सेल से हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और ये बन जाता है आपका रूट हेयर। दिस इज द रूट हेयर। तो रूट हेयर कोई सेल नहीं होता, इपिडर्मिस का ही ऑड ग्रोथ है। जो येलो वाला इपिडर्मिस है, इसी का ऑड ग्रोथ रूट हेयर बन गया, ये रूट हेयर है। तो ठीक है, इपिडर्मिस के नीचे में होते हैं कॉर्टेक्स। इपिडर्मिस के नीचे में लूजली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का जो सबसे लास्ट लेयर है, कॉर्टेक्स का ही जो लास्ट लेयर है, जो थोड़ा थिक सेल वॉल होता है, इसे इंडोडर्मिस कहते हैं, इसे इंडोडर्मिस कहते हैं। तो इंडोडर्मिस कुछ नया चीज नहीं है, इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही सबसे लास्ट लेयर को कहते हैं। कॉर्टेक्स 7, 8, 10 लेयर का होता है, हमारे पास जगह नहीं है तो मैंने 2 लेयर बना दिए, ठीक है। और कॉर्टेक्स का लास्ट लेयर को इंडोडर्मिस कहते हैं। इस इंडोडर्मिस के अंदर में, इस इंडोडर्मिस के अंदर में आपको पाए जाएंगे पेरिसाइकल। ये येलो वाला क्या है भाई, पेरिसाइकल है। और फिर पेरिसाइकल के बाद में यहां मिलेगा जाइलम नाम का टिश्यू, जिसे पानी जाता है। पानी ऐसे ही जाता है ना, पहले रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब किया, फिर वो कॉर्टेक्स में गए, फिर इंडोडर्मिस में गया, फिर पेरिसाइकल में गए, फिर जाइलम में चले गए। तो हमें कहानी को थोड़ा सा सोचना है ध्यान से, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पूरा ये चीज बता देता हूं भाई आपको डिटेल से। ये क्या है भाई, रूट हेयर। रूट हेयर आपको एनसीईआरटी में पहले फिगर में रूट हेयर का फिगर बना है। सेकेंड इपिडर्मिस,
एपिडर्मिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेयर जो है भाई, इसे मैं कॉर्टेक्स कहता हूं। क्या कहता हूं? कॉर्टेक्स। इसी कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है, इसी कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है, इसे इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस कुछ नया चीज नहीं, कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है थोड़ा मॉडिफाइड है। तो कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है मॉडिफाइड वाला, उसी को इंडोडर्मिस कहते हैं। और जो लास्ट में है वो पेरिसाइकल है, जो लास्ट में है उसे पेरिसाइकल कहते हैं। ठीक है, और पेरिसाइकल के नीचे में जाइलम है। बोले ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी कहेगा वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और यहां पास होगा भाई फ्लोएम, दोनों को मिला दीजिए तो वैस्कुलर टिश्यू ही कहते हैं। बोले ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी कहता है ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। बोले मतलब ये है कि यहां राइजोबियम, मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया ना। तो जो रूट है वो रूट कुछ केमिकल रिलीज करेगा। जो रूट है, रूट हेयर मेनली, द रूट हेयर, दे विल रिलीज सम केमिकल्स। वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया। वो अपने पास में कुछ केमिकल रिलीज करेंगे जिससे कि राइजोबियम बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बोले ठीक है भाई। तो बोले कौन सा केमिकल है भाई? इस केमिकल के अंदर मेनली शुगर होते हैं, खाने पीने की चीजें भाई, शुगर, एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड है। ठीक है, जिसे खाने के लिए बैक्टीरिया रूट हेयर के पास आके ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ये व्हाइट वाला बैक्टीरिया है, रूट हेयर के पास आएगा और कॉलोनी बनाएगा, यानी इनका कॉलोनाइजेशन हो रहा है। ये लार्ज स्केल में यहां पर आके ग्रो करने लगे। सर कैसे ग्रो किया, क्यों ग्रो किया? क्योंकि मैंने क्या बोला, जो रूट हेयर है वो केमिकल रिलीज करेगा। केमिकल के अंदर शुगर हो सकते हैं, केमिकल के अंदर एमाइनो एसिड हो सकता है, टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि खाने पीने की चीज है ना। और वहां जाकर के लार्ज स्केल में डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो कॉलोनी नहीं बन जाएगा, रूट हेयर के पास कॉलोनी बन जाएंगे, कॉलोनी बन जाएगा। बोले ठीक है सर, कॉलोनी भी बन गया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये स्टेप नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। तुमने केमिकल रिलीज किया, इस केमिकल को की तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो गए ना, और वहां जाकर के बैक्टीरिया लार्ज स्केल में ग्रो की रूट हेयर के पास, जिससे बैक्टीरिया की लार्ज कॉलोनी बनने स्टार्ट हो गई। उनमें से कुछ बैक्टीरिया उनमें से कुछ बैक्टीरिया रूट हेयर से जाके जुड़ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया रूट हेयर से जाके जुड़ जाएंगे। बोले सर अपने आप कैसे जुड़ सकता है? सर अपने आप बैक्टीरिया कैसे जुड़ सकता है? तो बैक्टीरिया के अंदर में 1 मिनट। ठीक है, ये प्रोसेस 1 था। कुछ बैक्टीरिया जाके रूट हेयर से जाके बाइंड कर गए। सर क्यों? बैक्टीरिया के अंदर में एक फैक्टर था, ठीक है, जिसका नाम होता है नॉड फैक्टर। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर में एक फैक्टर था, नॉड फैक्टर। बोले सर कहां से लाया ये नॉड फैक्टर? बैक्टीरिया के अंदर में नॉड फैक्टर बनाने के लिए नॉड जीन होते हैं, एनओडी, देखो नाम में ही लिखा है ना, नॉड जीन से बनेंगे नॉड फैक्टर। हाँ, यानी कि कोई केमिकल है बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे। प्लांट जो रूट हेयर है, रूट हेयर में कुछ केमिकल है जिसका नाम है लेक्टिन्स। प्लांट का रूट हेयर क्या करेगा, नॉड फैक्टर को अपने तरफ पकड़ लेगा। तो जो रूट हेयर के पास में कुछ केमिकल्स है जिसका नाम है लेक्टिन्स। ये लेक्टिन्स के हेल्प से बैक्टीरिया को जोड़ लेंगे। तो जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया था वो जा करके रूट हेयर से जाके जुड़ गया। बैक्टीरिया में क्या है भाई, नॉड फैक्टर। अब उसको फैक्टर को पकड़ने के लिए
प्लांट के रूट हेयर में क्या है, लेक्टिन्स हैं, दोनों एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, चिपक गया। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? जब रूट हेयर उससे जाकर के, रूट हेयर से बैक्टीरिया जब जाके चिपक जाएगा, तो रूट हेयर का थोड़ा आउटग्रोथ होगा। ध्यान से सुनना, रूट हेयर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आउटग्रोथ मतलब बड़ा होना भाई। देखिए, रूट हेयर जो है उसका आउटग्रोथ हो जाएगा, आउटग्रोथ हो जाएगा। इस आउटग्रोथ को एनसीईआरटी कहेगी कर्लिंग ऑफ रूट। जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर से जाके जाके चिपक गया, चिपकने के बाद रूट हेयर इलोंगेट हो गया, खींच गया, लंबा हो गया। इसी को एनसीईआरटी कहेगी कर्लिंग ऑफ रूट। अगर आप एनसीईआरटी आपके पास है तो फिगर नंबर 2 को देखिए ना। एनसीईआरटी ने तो और साफ बनाया है, मुझसे अच्छे से फिगर उन्होंने बनाया, तो मैं भी बना दूं। ये इस तरह का एनसीईआरटी ने बनाया है और आपको दिखेगा ये कर्लिंग ऑफ रूट, और यहां जाके बैक्टीरिया चिपक चुका है। सर बैक्टीरिया किधर भाग रहा है? बैक्टीरिया उधर जा रहा है जहां पास लार्ज स्केल में रूट हेयर उधर कर्लिंग किया है, जहां पर बैक्टीरिया की लार्ज स्केल में कॉलोनी थी, कॉलोनी थी। आया समझ में? आई थिंक क्लियर है यहां तक। तो सेकेंड फिगर क्लियर है। रूट इलोंगेट हुआ और हुक लाइक स्ट्रक्चर बना ली, इसी को कहा कर्ल हो गया। हाँ, कर्लिंग ऑफ रूट। जिधर बैक्टीरिया के लार्ज स्केल में कॉलोनी थी वहां पर जाके के कर्ल होगी। बोले ठीक है, अब क्या होगा भाई? ध्यान से सुनिए। ये था फिगर नंबर एनसीईआरटी का 2, एनसीईआरटी का फिगर नंबर 2। अब हम लोग फिगर नंबर 3 की तरफ बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिगर नंबर 3 की तरफ बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वापस से देखिए, ये आपका बन गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक, यहां से आपने बना दिया रूट हेयर। रूट हेयर क्या हो गया? बैक्टीरिया के जुड़ने के चलते हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, कर्ल हो गया, कर्लिंग ऑफ रूट। ठीक है, अब अंदर में क्या है? अंदर में कॉर्टेक्स है, कई सारे लेयर है। मैं इजी करने के लिए केवल 2 लेयर बनाता हूं, और कॉर्टेक्स का जो अंदरूनी लेयर है, इसके अंदर में स्पेशल सेल वॉल थोड़ा थिक है, क्योंकि सुबेरीन नाम का केमिकल होता है। ये मैं आगे में पढ़ाऊंगा। इसे इंडोडर्मिस, ये रेड वाला इंडोडर्मिस है, बस इतना जानिए। इंडोडर्मिस के अंदर में ये पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल है, और यहां पास जाइलम नाम के टिश्यू है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिगर नंबर 3 जो कर्लिंग ऑफ रूट है, ध्यान से सुनिए, वापस से देखिए। मैं चीजों को क्लियर करने के लिए मैंने ये ठीक है, चीजें को क्लियर करने के लिए ये मैंने रूट हेयर का थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया, बड़ा, कि आपको क्लियरिटी लगे। तो ये रूट हेयर का कर्लिंग ऑफ बन गया, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना था, कर्लिंग ऑफ रूट है। ये जो मैंने बनाया है, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने बनाया ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और अंदर में, अंदर में जो मैं अभी बनाऊंगा येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये भैया आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वापस से सीखो, जो येलो वाला पार्ट है वो सेल का अंदर वाला पार्ट है, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया रूट हेयर से जाकर के अटैच हो गया था, अटैच हो गया, रूट उसके चलते कर्ल हो गया। किधर कर्ल हुआ? जिधर लार्ज स्केल में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, जिधर लार्ज स्केल में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, जिधर बैक्टीरिया की कॉलोनी थी। बोले ठीक है,
अब जो बैक्टीरिया है वो धीरे 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 सेल वॉल को तोड़ देगा। जो बैक्टीरिया है ये सेल वॉल को तोड़ रहा है। ये बैक्टीरिया जो था वो सेल वॉल को तोड़ दिया। वापस से सीखिए फिगर में, जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के सेल वॉल को तोड़ देगा। टूट गए, टूट गया भाई, सेल वॉल टूट गए। अब अंदर कौन बचा? सेल वॉल अगर टूट गया तो क्या बचा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, येलो वाला। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ध्यान से सुनना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धकेलेगा, अंदर की तरफ धकेलेगा, इस तरह से पैसेज बनाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे अंदर इन्वेजिनेट करा रहा है, अंदर धकेल रहा है, टनल लाइक फिगर बना रहा है, टनल की तरह बना रहा है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसते चला जा रहा है, धसते चला जा रहा है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर और फिर से दिखा रहा हूं आपको, सेल वॉल टूट गया तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धसते चला जा रहा है। ठीक है, और ये टनल लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो और अंदर जाएगा, इंडोडर्मिस को ठीक है, इपिडर्मिस को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स की तरफ भी फैल गया, इंडोडर्मिस तक भी फैल गया, पेरीसाइकल भी फैल गया, और वहां थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी को एनसीईआरटी कहेगा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी कहेगा इन्फेक्शन थ्रेड। इसका क्या नाम दिया जाएगा? इन्फेक्शन थ्रेड। बोले सर फायदा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर धसा दिए, टनल लाइक बन गया, अंदर बहुत दूर तक चला गया। फायदा यह है कि एक टनल बन गया, एक पैसेज बन गया। इस पैसेज से ही लार्ज स्केल में बैक्टीरिया, इस पैसेज से ही लार्ज स्केल में बैक्टीरिया अंदर इंटर करना स्टार्ट होगा। फायदा यही है कि इसी पैसेज से, ठीक है, इस थ्रेड से लार्ज स्केल में बैक्टीरिया अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर जाना भी तो है, कैसे जाएगा? तो वापस से सीखो। जो कर्लिंग ऑफ रूट हुआ, बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ रहा है, तो क्या बचा? केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसे अंदर की तरफ धकेल दिया, तो अंदर की तरफ धकेल देगा तो एक पैसेज बन जाएगा। इस पैसेज से, इस पैसेज से, ये पहले देखिए ये पैसेज बना येलो वाला, ये पैसेज धीरे धीरे इस तरह से थ्रेड लाइक फिंगर नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है ना। इसी को कहेंगे इन्फेक्शन थ्रेड, जिसमें लार्ज स्केल बैक्टीरिया बैठेगा, बैठेगा मिट्टी से और अंदर की तरफ आने लगेगा, अंदर की तरफ आने लगेगा, अंदर की तरफ आने लगा। तो अब लार्ज स्केल में बैक्टीरिया मिट्टी से निकल चल करके कहां पहुंच रहा है? कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकल में। अब वो बैक्टीरिया इस कॉर्टेक्स के सेल में, इंडोडर्मिस के सेल में, पेरीसाइकल के सेल में इंटर करना स्टार्ट करेगा, इंटर करना स्टार्ट करेगा। लाखों बैक्टीरिया अंदर आ रहे, अब कॉर्टेक्स के सेल में अटैक किया, पेरीसाइकल में अटैक किया, और वहां जाकर के बैक्टीरिया एक हार्मोन बनाएगा साइटोकाइनिन, एक हार्मोन बनाएगा साइटोकाइनिन। प्लांट एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम होगा ऑक्सिन, यानी दोनों की तरफ से अब काम स्टार्ट होगी। तो जो प्लांट है, प्लांट लिख देता हूं, प्लांट ने ऑक्सिन हार्मोन बनाया और बैक्टीरिया ने बनाया साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इन दोनों के एसोसिएशन से हार्मोन बनने स्टार्ट हो गए। तो क्या होगा बोली? यहां के कॉर्टेक्स के सेल, एंडोडर्मिस के सेल, उनके अंदर लगातार डिवीजन की एबिलिटी आ जाएगी। वो अपने आप को चेंज करेंगे क्योंकि हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, और वो सेल अब लगातार डिवाइड करने लगेंगे, वो सेल लगातार अपने आप को डिवाइड करने लगेंगे, और वो सेल डिवाइड करके मास ऑफ सेल बनाना स्टार्ट कर देंगे, मास ऑफ सेल बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी मास ऑफ सेल को आप कहते हैं नोड्यूल। इसी मास ऑफ सेल को क्या कहेंगे? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और एक टाइम आएगा एपिडर्मिस को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, और नोड्यूल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे।
हाँ, नोड्यूल्स बाहर की तरफ आ जाएगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी फिगर नंबर थर्ड में आपको नोड्यूल्स का फिगर बनाया गया। नोड्यूल्स का फिगर बनाया गया है। इस नोड्यूल्स के अंदर ही अब राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा। तो पहले नोड्यूल्स बनना जरूरी था। अब इस नोड्यूल के अंदर ही बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो कहानी की तरह याद करना है, एकदम सिंपल सी कहानी है। जब प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत पड़ेगी तो प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है वो केमिकल सिक्रीट करेगा, जिसमें शुगर्स होंगे, एमाइनो एसिड्स होगा, अदर तरह के केमिकल्स भी हो सकते हैं। इस केमिकल के चलते बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जहां पर रूट हेयर है जिसके थ्रू इंटर करना है, वहां पास आकर के दे विल स्टार्ट टू डिवीजन। वो बैक्टीरिया लगातार डिवाइड करने लगेगा, कॉलोनी बनाएगा। डिवाइड किया, कॉलोनी बनाया। कुछ बैक्टीरिया रूट हेयर से जाके जुड़ जाएंगे। इसके लिए बैक्टीरिया में एक फैक्टर की जरूरत होगी जिसका नाम है नॉड फैक्टर। उस फैक्टर के हेल्प से रूट हेयर से जाके ज्वाइन करेगा, हुक लाइक जुड़ गया। तो बोले प्लांट में क्या है भाई जिससे वो नॉड फैक्टर को पकड़ लिया? बैक्टीरिया में नॉड फैक्टर, तुम्हारे अंदर कुछ होगा तभी तो जुड़ोगे। तो बैक्टीरिया में नॉड फैक्टर है, प्लांट के पास लेक्टिन्स है, लेक्टिन्स और इनका एसोसिएशन हो गया, जुड़ गए। अब बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करेगा? बैक्टीरिया के जुड़ने से रूट हेयर में चेंजेस आ गए और वो इलोंगेट हो गया और वो हुक लाइक कर्ल कर गया, कर्लिंग ऑफ रूट, वो झुक गया। सर किधर? जिधर बैक्टीरिया की लार्ज स्केल में कॉलोनी थी। अब बैक्टीरिया धीरे धीरे सेल वॉल को तोड़ेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ ढकेलेगा, एक टनल बनाएगा, पैसेज बनाएगा। इसी टनल का फायदा उठाएंगे, पैसेज का फायदा उठाएंगे कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसी टनल में बैठ गया और वो जो टनल था आगे जाकर के थ्रेड लाइक, धागे नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। अंदर से खाली है, चारों तरफ नेटवर्क बना रहा है, कॉर्टेक्स में इंडोडर्मिस तक फैल गया। इसी पैसेज से सारे बैक्टीरिया अंदर आना स्टार्ट हो गए। अंदर आने के बाद वो बैक्टीरिया कॉर्टेक्स के सेल में इंटर कर गए, जहां जहां गए थे। पेरिसाइकिल तक पहुंचे तो वहां चले गए, इंडोडर्मिस में गए वहां चले गए, और वहां आने के बाद दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस हार्मोन। इस हार्मोन के सिक्रीशन से वहां का जो कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, उसमें चेंजेस आएंगे एंड दे स्टार्ट टू डिवाइड, क्योंकि ये हार्मोन डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन जहां भी होता है वहां सेल डिवाइड करने लगता है, और जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो मास ऑफ सेल बन गए, लाखों लाख सेल बन गए। ये ब्रेक करेगा इंडोडर्मिस को और ये बाहर निकल जाएगा, और यही आपका जो मास ऑफ सेल, इसी को आप कहते हो नोड्यूल। तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ये 4 फिगर बने, नोड्यूल्स भी बनाया गया, और एनसीईआरटी का लास्ट लाइन है इस नोड्यूल का एसोसिएशन वैस्कुलर टिश्यू के साथ है, यानी जाइलम और फ्लोएम से दे आर द वेल कनेक्टेड। एनसीईआरटी का वर्ड है, नीचे में एनसीईआरटी ने पूरा थ्योरी के फॉर्म में दिया। नोड्यूल्स इज वेल कनेक्टेड टू वैस्कुलर टिश्यू। सर क्यों? क्योंकि नोड्यूल्स में होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, अमोनिया बने, जो भी बनना है बनो, फिर ये जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बनेंगे, इस प्रोडक्ट को लोड कर दिया जाएगा जाइलम में। कहां लोड कर देंगे? जाइलम में, और अदर पार्ट की तरफ ट्रांसफर करेगा, फिर वहां से वो स्टेम में, लीफ में, वहां पहुंचना है। जो नोड्यूल्स है
उस सेल को लगातार फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो खाना कौन देगा? नोड्यूल्स के सेल में फूड कहां से आएगा? इसलिए नोड्यूल्स के बगल में है फ्लोएम भी। जाइलम और फ्लोएम अटैच है। फ्लोएम फूड लगातार देते रहेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है, जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बने जाइलम में लोड करेंगे, जाइलम से स्टेम में और लीफ तक पहुंचते जाएगा। इसलिए वैस्कुलर टिश्यू से अटैच होना इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी उठाओ और पेज नंबर 203 पे फिगर के नीचे में पूरा थ्योरी पार्ट लिखा है, जो मैंने समझाया वो पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। इसे बहुत ही माइन्यूटली 2 मिनट्स का टाइम लो और माइन्यूटली ध्यान पूर्वक पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक जब तक तुम्हारे दिमाग में, ब्रेन में एक फिगर नहीं बनेगा क्या हो रहा है, कैसे हुआ, तब तक आगे पढ़ने का फायदा नहीं है। क्योंकि अब नोड्यूल के अंदर हम लोग जाने वाले, तो नोड्यूल कैसे बना, वैस्कुलर टिश्यू क्यों है, इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, कर्लिंग ऑफ रूट क्या है, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए। चलो फटाफट 203 पेज नंबर, आराम से पढ़ो, 2 मिनट का टाइम लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी पढ़ रहा हूं, पढ़िए, मुझे भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स, ये कहानी रूट नोड्यूल बनने की है इन सोयाबीन। सोयाबीन एक लेग्यूमिनस प्लांट है, राइजोबियम बैक्टीरिया उस पर आएगा, अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होना है। राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट ए ससेप्टिबल रूट हेयर, मतलब जिस रूट हेयर से आपको इंटर करना है, ठीक है, बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या थी? उस रूट ने केमिकल रिलीज किया था जिससे बैक्टीरिया उसकी तरफ ग्रो किए और कॉलोनी बनाई थी। लिखा है डिवाइड नियर इट, कॉलोनी बना दिया डिवाइड करके। सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर कॉज इज टू कर, सक्सेसफुल हो गया, बैक्टीरिया उसके रूट हेयर से जाके चिपक चुका है, जिसके चलते उसमें चेंजेस आए और वो कर्ल हो गया। ठीक है, किधर? जिधर कॉलोनी है। इन्फेक्टेड थ्रेड, अब एनसीईआरटी डायरेक्टली चलेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने अंदर धकेल दिया, उसी को मैंने बोला इन्फेक्शन थ्रेड, जो पैसेज टनल बना था। कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स मतलब एंडोडर्मिस तक ले जा रहा है। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड है ना, तो इनर कॉर्टेक्स तक पहुंचा रहा है। द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड, अब बैक्टीरिया अपने अंदर में मॉडिफिकेशन लाएगा, अपने साइज को, शेप को चेंज करेगा। ठीक है, इसे हम लोग बैक्टेरोइड्स कहेंगे। इस पे बात अभी करेंगे, अभी बात करेंगे। ये बैक्टीरिया अंदर जाएगा कॉर्टेक्स के अंदर, अपने अंदर चेंजेस लाएगा, अपने शेप को चेंज करेगा, साइज को थोड़ा बड़ा करेगा। इसे हम लोग कहेंगे बैक्टेरोइड्स एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकल टू डिवाइड। बैक्टीरिया अंदर गया, उसके अंदर इंटर किया, हार्मोन रिलीज किया और हार्मोन के चलते वो सेल डिवाइड करने लगे। जब डिवाइड होगा, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकल सेल, जो कॉर्टेक्स के सेल और पेरीसाइकल, इंडोडर्मिस वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि इंडोडर्मिस तो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। दे डिवाइड एंड लीड टू नोड्यूल फॉर्मेशन, मास ऑफ सेल बना, एपिडर्मिस को तोड़ा, बाहर निकल गया नोड्यूल। ए मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विथ वैस्कुलर टिश्यू, जहां नोड्यूल बना है उसके बगल में जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है। क्यों होता है मैंने बताया। कंटिन्यूअस विथ दोज ऑफ रूट, नोड्यूल्स वैस्कुलर टिश्यू से अटैच है क्योंकि नोड्यूल में होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसी फिक्सेशन से जो प्रोडक्ट बनेंगे इसे पूरे प्लांट को सप्लाई करना है। तो सप्लाई किससे होता है? जाइलम में पानी है, पानी में ये लोड हो जाएगा और ये ऊपर के पार्ट में जाएगा, ऊपर के पार्ट में जाएगा। ठीक है, फ्लोएम, इस सेल को भूख लगेगी क्योंकि बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आपको लगातार फूड देना पड़ेगा, इसलिए वैस्कुलर टिश्यू से वेल अरेंज्ड है। चलो अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया यहां तक की कहानी?
चलो फटाफट, किसे किसे ये कहानी मैंने बहुत आसान से वर्ड में समझाई है, तो मेरे में से अब तो आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत सारा चीज शॉर्ट में चल देता है, तो आपको मैंने बहुत एक्सप्लेन करके एक एक चीज को बता दिया, कैसे कैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, कैसे कैसे वहां तक पहुंचना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए अब बोलिएगा सर नहीं नोड्यूल्स के अंदर हुआ क्या। सर ये जो नोड्यूल्स बन गया, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। ठीक है, 5 मिनट्स का प्रोसेस, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आज ही मैं बता देता हूं वहां तक। जो आपने ये प्लांट है, ये रूट, रूट में अब भाई आपके बन गए नोड्यूल्स। क्या बन गया है, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स, नोड्यूल्स के अंदर में बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने तो हार्मोन रिलीज किया जिसे सेल डिवाइड करने लगे। ठीक है, और नोड्यूल्स बना। तो मैंने ये क्या किया, इस नोड्यूल्स को कट करके देखा कि भैया नोड्यूल्स के अंदर चल क्या रहा है। तो मैंने नोड्यूल्स को कट किया और उसके एक सेल पे स्टडी किया। ये नोड्यूल्स का एक सेल है, ये एक सेल नोड्यूल का है, नोड्यूल का एक सेल है। ठीक, ये सेल वॉल है येलो वाला, नोड्यूल का एक सेल है। अंदर का फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म, वहां बैक्टीरिया आता है और आने के बाद जो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स के अंदर आ चुका है। इंसेटी ने लिखा था ना, कॉटेक्स के अंदर आया और वहां आने के बाद अपने शेप को चेंज कर लिया, थोड़ा इनलार्ज हो गया, शेप को चेंज कर गया। तो ये डिफरेंट शेप वाले जो बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, डिफरेंट शेप वाले बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं। हाँ, क्यों दिख रहे, क्योंकि सेल वॉल को तोड़ दिया, बैक्टीरिया ने सेल वॉल को तोड़ दिया, अब फ्लेक्सिबल हो गया। अब मेरी मर्जी, मेरी मर्जी भाई, मैं एक शेप्ड का बनूं, वाई शेप्ड का बनूं, मेरी मर्जी है भाई, मैं जैसा चाहूं बनूं। थोड़ा फैल गया। तो दिस इनलार्ज बैक्टीरिया, दिस इनलार्ज बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टेरोइड। यही बच्चा आपका बैक्टेरोइड है, जिसे एनसीईआरटी ने अभी वर्ड यूज किया था, बैक्टेरोइड। यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया का डिफरेंट फॉर्म, जो अपने अंदर चेंजेस ला करके बना राइजोबियम, उसी को बैक्टेरोइड कह दिया। अब बैक्टेरोइड यहां पर किस फॉर्म में, कॉलोनी के फॉर्म में। अब हमने इस कॉलोनी को चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर कर लिया। जो कॉलोनी है, दिस कॉलोनी इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे किससे कवर कर लिया, एक मेम्ब्रेन से कवर कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से यहां भी कॉलोनी बना देता हूं, यहां भी कॉलोनी बना देता हूं, यहां भी कॉलोनी बना दिया। एंड कॉलोनी को अब बोलना है भाई कि हमने कवर कर दिया मेम्ब्रेन से, कवर कर दिया। ठीक है, अब प्लांट बोलता है, प्लांट मतलब होस्ट, प्लांट मतलब होस्ट। और ये जो बैक्टेरोइड है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये गेस्ट है, ये गेस्ट है। तो होस्ट बोलेगा कि भाई एडजस्ट हो गए, रहने का सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। अब भाई मेरे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। अब सब कुछ मिल गया है तुम्हें भाई, जितना रिक्वायरमेंट था सब कुछ मिल गया, अब मेरे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। तो बैक्टेरोइड बोलेगा ठीक है, मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं, मेरे पास इसके लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस। मेरे लिए पास इसके लिए एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस। मैं नाइट्रोजिनेस के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं। मेरे पास नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, देखो व्हाइट वाला है, मैं उसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन करूंगा। तो पहला चीज याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एंजाइम चाहिए, कौन सा, नाइट्रोजिनेस। हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अंदर नाइट्रोजिनेस नहीं, प्लांट नहीं कर सकता क्योंकि प्लांट के पास नाइट्रोजिनेस नहीं था। इसलिए तो बैक्टीरिया को बुलाया कि तेरे पास नाइट्रोजिनेस है, तू कर दे। आ गया बैक्टीरिया। अब क्या होगा, बैक्टीरिया बोलेगा एक लास्ट मेरा शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेरा जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है वो तभी काम करेगा जब यहां पास
एनएरोबिक कंडीशन हो, यानी यहां पर ऑक्सीजन लेस कंडीशन हो, सराउंडिंग कंडीशन में -O2 हो, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होगा तभी मेरा एंजाइम काम करेगा। मेरा एंजाइम को ऑक्सीजन से डर लगता है, ऑक्सीजन रहेगा मैं काम नहीं करेगा, सिंपल। अगर यहां ऑक्सीजन है, यहां पास अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये काम नहीं करेगा। ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, काम नहीं करेगा, सिंपल समझो। ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, याद रखिएगा। नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से डर लगता है, ऑक्सीजन है ये काम करना बंद कर देगा। तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाएगा? क्योंकि नोड्यूल के सेल में ऑक्सीजन तो लार्ज स्केल में है, इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज स्केल में ऑक्सीजन तो है, कंडीशन एरोबिक है। अभी कंडीशन कैसा है? एरोबिक। और इसका डिमांड क्या है? ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन हटाओ तब काम करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए प्लांट यानी होस्ट और बैक्टीरिया मिल करके, प्लांट और बैक्टीरिया मिल करके एक केमिकल बनाएंगे। प्लांट और बैक्टीरिया मिल करके एक केमिकल बनाएंगे। इस केमिकल का नाम होगा लेग हीमोग्लोबिन, LHB। इस केमिकल का नाम होगा लेग हीमोग्लोबिन। जैसे आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, आपके बॉडी में क्या है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को पकड़ करके ले जाने के लिए। इस लेग्यूमिनस प्लांट में हीमोग्लोबिन बनेगा, इसलिए नाम पड़ा लेग हीमोग्लोबिन। आप अपने नाम को देते हो HB, तो मैं इसमें जोड़ देता हूं L वर्ड, लेग हीमोग्लोबिन, क्योंकि लेग्यूम प्लांट ने हीमोग्लोबिन बनाया। आपके अंदर में आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो उसी तरह से इसके नोड्यूल में हीमोग्लोबिन है। तो सर क्यों? जैसे आपके अंदर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ता है, आरबीसी ऑक्सीजन पकड़ता है हीमोग्लोबिन के हेल्प से और ले जाकर के टिश्यू में छोड़ देता है। तो ये हीमोग्लोबिन यहां से ऑक्सीजन पकड़ेगा, ये हीमोग्लोबिन यहां से ऑक्सीजन पकड़ेगा और O2 को बाहर करेगा, O2 को बाहर करेगा, O2 को बाहर करेगा, O2 को बाहर करेगा। तो लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या हुआ? सर इसने अपने अंदर में जितने ऑक्सीजन थे उसको बाहर में फेंक दिया, जो भी अंदर के ऑक्सीजन थे उसे बाहर में फेंक दिया। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन को कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। एनसीईआरटी का लाइन है ये, ऑक्सीजन की सफाई करने वाला स्कैवेंजर, जो सफाई करता है। तो इसने ऑक्सीजन की पूरी सफाई कर दी, ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, सारे ऑक्सीजन खत्म हो गए। अंदर का कंडीशन कैसा है? अंदर का कंडीशन कैसा है? अगर आपने अंदर के से सारे ऑक्सीजन को निकाल के बाहर फेंक दिया तो अंदर में अब ऑक्सीजन तो बचा नहीं, यानी अब कंडीशन हो गया एनएरोबिक। अब कंडीशन क्या हो गया? एनएरोबिक। और जैसे ही एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा तो ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, नाइट्रोजिनेस एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और ये N2 को अब आसानी से पकड़ेगा और अमोनिया बनाएगा, N2 को पकड़ेगा और अमोनिया बनाएगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट होगा। तो एनसीईआरटी बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन? तो आप बोलिएगा जैसे मेरे अंदर ऑक्सीजन का कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन का है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में ऑक्सीजन की सफाई करने का, ऑक्सीजन को बाहर फेंकने का किसका है? लेग हीमोग्लोबिन का। लेग हीमोग्लोबिन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लेग्यूम प्लांट में बना है। ये जस्ट लाइक हमारे हीमोग्लोबिन की तरह है। तो इसमें जो हीम पार्ट होगा, आयरन वाला पार्ट होगा हीम, और एक पार्ट होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन। तो हीम यानी आयरन वाला पार्ट होगा, वो काम करेगा, बनाएगा बैक्टीरिया, और जो ग्लोबिन यानी प्रोटीन वाला पार्ट होगा वो बनाएगा प्लांट। P फॉर प्लांट,
P for प्रोटीन, प्रोटीनेशियस पार्ट, प्रोटीन कौन बनाएगा? प्लांट। और हीम वाला पार्ट, आयरन वाला पार्ट, वो बनाएगा बैक्टीरिया। अब बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा कि जो आप नोड्यूल्स देख रहे हो, नोड्यूल्स तो भाई काटते हैं तो ये पिंक कलर का दिखता है। नोड्यूल्स को काटते हो तो पिंक कलर का क्यों दिखता है? नोड्यूल्स को कट करो, क्योंकि नोड्यूल के हर सेल में, नोड्यूल तो लाखों सेल का गुच्छा है, उसके हर सेल में लाखों क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन है। आपका ब्लड रेड क्यों दिखता है? क्योंकि सर हमारे ब्लड में आरबीसी, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रेड होता है, इसलिए ब्लड रेड दिखता है। तो ये नोड्यूल भी आपको पिंक कलर, रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि इसमें नोड्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें नोड्यूल्स है। क्लैरिटी है? तो यही कहानी है लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। अब एक क्वेश्चन आएगा कि जो बैक्टीरिया इंटर तो कर गया, बैक्टीरिया अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, N2 से अमोनिया बनाएगा। उसके लिए सारे रिक्वायरमेंट हमने पूरा कर दिया, बैक्टीरिया कर रहा है। लेकिन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए 3 जीन चाहिए। एक का नाम होगा नॉड जीन, एक का नाम होगा निफ जीन, और एक का नाम होगा फिक्स जीन। बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान 3 जीन की जरूरत है। एक का नाम है नॉड जीन, जिससे वो नॉड फैक्टर बनाता था, जिससे वो रूट हेयर से जुड़ते थे। जो आपका, ठीक है, निफ जीन है और फिक्स जीन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होगा। क्या बनाने में? नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने में, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने में, और अदर काम करने में। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान कई सारी जरूरत है। एक तो पहले प्लांट से जुड़ना है, नॉड फैक्टर चाहिए, तो नॉड जीन हो गया। इसी तरह से और कई सारे काम करने, एक उसमें काम है नाइट्रोजिनेस एंजाइम बनाना है, निफ जीन हो गया। कुछ और काम करना है फिक्सेशन के दौरान, फिक्स जीन हो गए। ये 3 जीन, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में पूछा गया था। अब तुम बोलोगे सर क्या लेग्यूम प्लांट में भी कोई जीन होता है? जो सर प्लांट है, प्लांट के हेल्प से ही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना। तो प्लांट के अंदर में केवल जीन है नॉड जीन। ये याद रखिएगा, नॉड जीन दोनों जगह कॉमन है। प्लांट में भी नॉड जीन है, और प्लांट में बैक्टीरिया में भी नॉड जीन है। तो नॉड जीन दोनों जगह कॉमन है, बट निफ और फिक्स केवल और केवल बैक्टीरिया के साइड होगी। प्लांट में केवल नॉड जीन की जरूरत पड़ती है, निफ और फिक्स नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, तो मैं अब फटाफट क्वेश्चन पूछता हूं, 5 मिनट में आंसर कीजिए, क्लासेस खत्म। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन? जो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलएचबी? चलो फटाफट आंसर कीजिए, एकदम सिंपल लाइन में बताइएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन? बस एक लाइन में आंसर कर दो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन? बस सिंपल है, आपके अंदर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? वही काम करता है, ऑक्सीजन को पकड़ करके हटा देना। ऑक्सीजन स्कैवेंजर, खत्म, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। सेकेंड क्वेश्चन, नोड्यूल्स का कलर पिंक क्यों दिखता है? नोड्यूल्स का कलर पिंक क्यों दिखता है? वाई नोड्यूल्स आर पिंक और रेड इन कलर? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। जब नोड्यूल्स को आप काटिएगा तो उनका कलर जो है रेड और पिंक कलर का दिखेगा, क्यों? बोलो फटाफट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वाई नोड्यूल्स आर पिंक इन कलर?
उस नोड्यूल्स के जो सेल हैं, नोड्यूल तो गुच्छा है, उसके जो सेल हैं उनके अंदर में क्या होगा? अरे भाई बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, क्या है, सिंपल सा बताया था। अरे तुम्हारा ब्लड रेड क्यों दिखता है? अब ये क्या क्लास 6 में बताया जाता था? मैंने अभी बताया, उसी से कंपैरिजन किया कि जो नोड्यूल्स होता है वो पिंक कलर का क्यों दिखता है। चलो मैं आंसर नहीं कर रहा, बताओ फटाफट। नोड्यूल्स को जब काटोगे तो वो रेड और पिंक कलर का दिखेगा, क्यों? बोलो फटाफट। तो आंसर है कि उस नोड्यूल के सेल में लेग हीमोग्लोबिन होगा, और लेग हीमोग्लोबिन कलरफुल है, वो रेड कलर का दिखता है, इसलिए ओवरऑल जो पिंक कलर के या रेड कलर के नोड्यूल्स दिखेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें भी तुम लोग टाइम लेते हो, महानुभव है। तीसरा, लेग हीमोग्लोबिन वाला में जो हीम पार्ट है वो कौन बनाएगा? लेग हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट है वो कौन बनाएगा? लेग हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक आयरन वाला पार्ट है जिसका नाम हीम है, और एक प्रोटीन वाला पार्ट है। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताया था, तो जो ट्रिक्स में क्या था? सितेश पता नहीं क्या करते, अनुभव, ठीक है। तो जो हीम वाला पार्ट है वो बैक्टीरिया बनाएगा, और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, जो प्रोटीनेशियस पार्ट है, वो प्लांट बनाएगा। जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो प्लांट बनाएगा, ठीक है। द थर्ड वन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सेंसिटिव टुवर्ड्स, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सेंसिटिव टुवर्ड्स, यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम किससे डरता है? किससे डरता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सेंसिटिव टुवर्ड्स, वो किससे डरता है? किसके प्रेजेंस में वो काम नहीं करेगा? ठीक है, तो आंसर इज द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये काम करना बंद कर देगा, ये काम करना बंद कर देगा। अनुभव सुन रहे हो? तो अनुभव बताओ कि जो बैक्टीरिया इंटर करता है कॉर्टेक्स के अंदर में, तो वहां पास दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीन और साइटोकाइन। इन दो हार्मोन के चलते जो कॉर्टेक्स के सेल है, पेरिसाइकल के सेल है, वो डिवाइड करते हैं और नोड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऑक्सीन कौन बनाएगा और साइटोकाइनिन कौन बनाएगा? चलो, तो अनुभव ने पहले ही हाथ खड़ा कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑक्सीन जो है, तो अनुभव बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं? ऑक्सीन वाला जो हार्मोन है वो प्लांट बनाएगा, और जो साइटोकाइनिन है वो बैक्टीरिया बनाएगा। कहानी है भाई, उस कहानी में क्या करना है? सिक्वेंशियल तुमने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो कहानी के फॉर्म में ही तो बताया। पहले बैक्टीरिया आया, रूट हेयर से जुटा, रूट हेयर में मॉडिफिकेशन किया तो वो कर्ल हो गया, उसके सेल वॉल को तोड़ा, उसके सेल मेम्ब्रेन को अंदर में इन्वेजिनेट कर दिया ना, जिससे कि एक पैसेज, एक टनल बना, और ये इन्फेक्शन थ्रेड धीरे धीरे अंदर तक पहुंच गया, जिसे मैंने कहा इन्फेक्शन थ्रेड। इस थ्रेड से बैक्टीरिया इंटर करेगा, वहां जाकर के कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में आएगा, वहां हार्मोन रिलीज करेगा, वो सेल डिवाइड करेंगे और नोड्यूल्स बनेंगे। लेकिन दिस नोड्यूल शुड बी कनेक्टेड टू द वैस्कुलर टिश्यू, क्योंकि नोड्यूल में अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और नाइट्रोजन से कुछ बनेंगे एमाइड, एमाइनो एसिड। ये बनने के बाद वो जाइलम से अदर पार्ट में मूव कर जाएगा, उसे खाना चाहिए तो फ्लोएम से जुटा है,
लेकिन अब नोड्यूल के अंदर अलग प्रॉब्लम है कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करना तो चाहता है, लेकिन जो उसका एंजाइम है वो हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से डर लगता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। इसलिए डिसाइड किया गया इस डर को हटाइए। क्यों डर रहे हो भाई? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को अगर हटा देंगे तो ये डर भी खत्म हो जाएगा, ये डर भी खत्म हो जाएगा। तो हमने वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, और उस जगह को मैंने एनारोबिक कर दिया, ऑक्सीजन फ्री जोन बना दिया। अब ऑक्सीजन फ्री जोन है तो एंजाइम आसानी से वहां काम करेगा, और वो क्या करेगा? अपने एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और नाइट्रोजन को पकड़ करके अमोनिया बनाएगा। तो अमोनिया कैसे बनेंगे? ये एनसीईआरटी में लास्ट में 4 फिगर दे रखे, जो नाइट्रोजिनेस का फिगर बनाया एनसीईआरटी ने, और 4 फिगर दिए। इसी फिगर से रिलेटेड इस बार नीट के 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो उसमें हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये तो आपको याद होना चाहिए, नोड्यूल्स कैसे बना, नोड्यूल का कलर कैसा है, नाइट्रोजिनेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, लेग हीमोग्लोबिन क्यों बने, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू के साथ क्यों जुटे हैं। तो ये चीज, फिर कौन कौन सा जीन है, चलो ये बताइए, बैक्टीरिया में कौन कौन से जीन है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए? बैक्टीरिया के साइड से कौन कौन से जीन है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए? बैक्टीरिया में कुछ जीन्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो 3 जीन है, एक का नाम है नॉड, एक का नाम है निफ, और एक का नाम है फिक्स। और प्लांट के साइड से कौन सा जीन है? प्लांट के साइड से कौन सा जीन है? तो प्लांट के साइड से एक ही जीन है, चलो फटाफट बताओ कौन सा है? प्लांट के साइड से एक ही है जिसका नाम नॉड है, खत्म, ठीक है। तो देखो, जब तक तुम ईमानदारी नहीं करोगे तो मेडिकल इतना आसान नहीं। 720 में 600 प्लस लाना आसान नहीं है, बायो में बोला जाता है 340 लाना आसान नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत कहने का मतलब सिंपल है, लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, नहीं हुआ तो वापस रिकॉर्डेड वाले देखिए, और क्वेश्चंस कीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, दुनिया का कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, कोई वैल्यू नहीं, इसका पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं। जब तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जब आप बनाइएगा तब तो बनेंगे। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन अगर बन रहे तो अच्छी बात है भाई, हाँ, क्योंकि इस टॉपिक में अब कुछ बचा नहीं है। अगले क्लास में ये नाइट्रोजिनेस के बारे में, फेट ऑफ अमोनिया एक टॉपिक बच गया है, और स्टार्टिंग के छोटे छोटे हाइड्रोपोनिक्स और ये सब बचे हैं, वो आसान है, वो तो आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ा अब ध्यान से कीजिए। चलो ठीक है फिर।